हेलो दोस्तों, मैं शिखा मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। तो आप सभी लोग फटाफट से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे और आप सभी को दीपावली को, आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर पधारे और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगी कि भगवान आपको ऐसी सद्बुद्धि दें कि आप अपना जो भी लक्ष्य बनाकर रखें उस लक्ष्य पे सफल हों और मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो बस आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली की। ठीक है, तो चलिए, मुझे पता है त्योहार है, खुशियों का माहौल है, पढ़ने का मन कहाँ ही करता है, पर कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिले तो थोड़ा थोड़ा सा क्लास देख लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका तैयारी है, आपकी जो तैयारी है, आपकी जो लक्ष्य है, उसमें रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों ने अगर अड्डा 24/7 का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो कर लेंगे आप लोग, और चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका उत्तर देंगे। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैं सही कर देती हूँ। त का उच्चारण क्या है, मतलब त कहाँ से बोला जाता है, और ऑप्शन भी चेंज कर देती हूँ, ये ना थोड़ा सा गलत दिया हुआ था। चलिए अब बताएंगे, फटाफट से बताओ। त का उच्चारण स्थान क्या है? नाक, कंठ, ओष्ठ, दंत। आज मिश्रित प्रश्नावली है और यहाँ पर मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। मुझे पता है ये चैप्टर्स आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो एक आइडिया दे रही हूँ कि ये सभी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो तरीके से पढ़ेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा कि यार क्लास नहीं हो पाई, मतलब ये टॉपिक नहीं हम कर पाए हैं या नहीं आता है। कोई बात नहीं, सीखेंगे, धीरे धीरे चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, तो त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त कहाँ से बोला जाता है? तो त दांतों की सहायता से बोला जाता है, इसलिए दंत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। जल्दी से बताओ, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 32, 52, 40, 20। देखो ये तो इजी वाले क्वेश्चन है, टाइमर के समाप्त होने से पहले ही आपका उत्तर आ जाना चाहिए। तो जल्दी से बता दो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, है ना। टाइमर समाप्त तो होने वाला है, टाइम खत्म होने वाला है, तो क्या हो गया यहाँ पर आपका 52। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, कोशिश करो। नहीं पता होगा तो मैडम है ही बताने के लिए कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर बेटा जी, क्या हो जाएगा कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तर भारत में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या इनमें से कहीं पर भी नहीं। तो पता है, आपने सुना होगा, अक्सर कहा जाता है कि हिंदी को जब राष्ट्रभाषा की बात आती है ना, जब संसद भवन में ये बात उठती है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसे राष्ट्रभाषा भी बना देनी चाहिए। तो इस पर बवाल मच जाता है कि नहीं भैया, ये जो भाषा है हिंदी, वो उत्तर भारत की भाषा है, जो उत्तर भारत है उस तरफ की भाषा है, वहाँ के लोगों की भाषा है, तो उन्हीं को बोलने दिया जाए। अगर ये हमारी राष्ट्रभाषा बन गई तो जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो अपना अस्तित्व खो देंगी। इसी पर बवाल है और इसी कारण हमारी राष्ट्रभाषा अभी तक कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हिंदी का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर भारत में हुआ। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बेटा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। जल्दी से बताओ, हिंदी जो खड़ी बोली है वह किस जिले में बोली जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये बोलियों वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आ रहा है। देखो मैं ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर लिखवा दे रही हूँ, इसको एक बार आप बेटा लिख लेना, और इससे ना सवाल बहुत सारे पूछेगा। हालांकि ये चैप्टर हम करेंगे, ठीक है, फिर भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक, एक तरफ क्या आ जाती है हमारे अपभ्रंश, अपभ्रंश आया। ठीक है, अपभ्रंश से फिर उपभाषा निकली। क्या निकली? उपभाषा निकली। और उपभाषा से हमारी क्या निकली है? बोलियां निकली हैं। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 5 अपभ्रंश हैं। एक हमारी है शोरसेनी अपभ्रंश। क्या है? शोरसेनी अपभ्रंश। शूरसेन जगह है, वहाँ के जो लोग थे वहाँ से निकली है शोरसेनी अपभ्रंश। तो इससे कौन सी हिंदी निकली? तो इससे पश्चिमी हिंदी निकली है और राजस्थानी हिंदी। फिलहाल अभी हम पश्चिमी हिंदी लिख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी, इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली,
खड़ी बोली, ठीक है, और आपकी हो जाएगी हरियाणवी। हरियाणवी को बच्चा बांगरू भी कहा जाता है, ठीक है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 बोलियां हो गई। दूसरे नंबर पर आती है हमारी मागधी, सॉरी आ जाएगी आपकी मागधी। मगध से निकली मागधी अपभ्रंश, और मागधी से कौन सी हिंदी निकली, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आई, तो 3 बोलियां आई, MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैथिली और भोजपुरी, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरी आई आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी से कौन सी आपकी हिंदी निकली है, तो पूर्वी हिंदी, ठीक है। कौन सी हिंदी, पूर्वी हिंदी। इसकी कौन कौन सी बोलियां हैं, तो इसकी भी 3 बोलियां, ABC। कौन कौन सी, अवधी, मैं बोल दे रही हूँ बेटा, आप लोग लिख लेना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाती है आपकी, मैं यहाँ साइड में लिख दूंगी ताकि आपको आसानी रहे देखने में। फिर आ जाती है आपकी खस। खस से निकलती है आपकी पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो आपकी गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली। और अंतिम में आ जाता है 5वां ब्रांचड़। ब्रांचड़ से आपकी निकलती है पेशाची हिंदी, ठीक है। पेशाची हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाता है, पेशाची हिंदी के अंतर्गत हमारा आ जाता है, यहाँ पर आ सकता है आपका सिंधी और पंजाबी, ठीक है। तो इस तरह से आपके अपभ्रंश, अपभ्रंश से उपभाषा और उपभाषा से बोलियों का विकास हुआ है। तो उसने पूछा कि हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है, तो बेटा याद रखना, दिल्ली, आगरा, मेरठ, देहरादून, ठीक है, इन जगहों पर आपकी कौन सी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली। तो आंसर यहाँ पर 2 ऑप्शन है, वैसे इसमें गड़बड़ दिया, इनमें से सभी रामपुर नहीं होगा, ये दोनों ही ऑप्शन है, इनमें से सभी होना चाहिए था, रामपुर नहीं होगा बस। तो ऑप्शन आप B और C दोनों ही है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस में गड़बड़ है, जिनका B और C दोनों ही आया है वह ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, बताओ। आंध्र प्रदेश का, पंजाब का, राजस्थान का और जम्मू कश्मीर का। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, A, B, C और D। तो बेटा जी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे पहले क्या हुआ था, राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, तो जल्दी से बताओ कितने होंगे, 1 2 4 या 7। भाषा जो हम बोलते हैं उसके कितने रूप होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 4 होते हैं या 7 होते हैं। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे आप लोग, बताएं। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो बेटा भाषा के कुल हमारे कितने रूप हो जाते हैं, तो याद रखिएगा 2 रूप हमने पढ़ा था, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित, ठीक है। जो मैं भाषा बोल रही हूँ या तो बोल रही हूँ या तो लिख रही हूँ, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है, मतलब सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। अब बताओ, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी, संस्कृत, मराठी और अंग्रेजी। A, B, C और D। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन सी भाषा हिंदी देश की पुरानी है, सबसे पुरानी भाषा है, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है या अंग्रेजी है, बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो हमारी सबसे पुरानी कौन सी है, संस्कृत भाषा है, B इसका आंसर राइट हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी, बताओ। मागधी, पेशाची, शोरसेनी और अर्धमागधी, मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा।
चलिए इसका आंसर मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं ही बताती हूँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा जो है वह मानी जाती है हमारी पेशाची नहीं होगी, गलती से आ गया यहाँ पर, शोर से नहीं होगी, सी होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि मगही किस भाषा की उपबोली है। जस्ट मैंने अभी लिखवाया है तो इसका उत्तर तो गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से बता दो। मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थान की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की और बिहारी की। ए, बी, सी और डी, जल्दी से बताओ। राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, ए, बी, सी और डी। फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा बेटा? जी, तो यहाँ पर मगही पूछा गया है। मगही कहाँ की है बेटा? बिहारी पढ़ाया था, बिहारी हिंदी की है। जैसे अगर हम बोले मगही, मैथिली और भोजपुरी, यह तीनों बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो बिहारी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी की जिस मैंने अभी लिखवाई थी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यह तीन इसकी बोलियां हैं। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी की मैंने अभी आपको बताया था कि आपका कौन सी हो जाएगी, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और आपका एक हो जाएगा ब्रज। ठीक, राजस्थानी की आप लिख लीजिएगा, वहाँ नहीं लिखवा पाई थी, तो हड़ौती हो जाती है, हड़ौती आपकी हो जाएगी, जयपुरी हो जाएगी, ठीक है, मालवी हो जाएगी, शेखावाटी, अहिरवाटी, ठीक, जयपुरी, हड़ौती, मालवी और तो मेन हमारी जो बोलियां हैं राजस्थान की वो ये इनमें से आ जाती हैं। मारवाड़ी एक और है, मारवाड़ी। ठीक है, चलिए, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा रही है? आपको पता है हमारा दुर्भाग्य क्या है? हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी संस्कृति की पहचान कण कण को है, मतलब सबको पता है। हमारा संस्कृति भी सबसे पुरानी संस्कृति है जिसको आज तक हमने सजो के रखी है, हर एक चीज़ क्लियर है, हमारा सब कुछ, हमारा विज़न क्लियर है, लोगों को हमारी संस्कृति का पता है, हमारी वेशभूषा का पता है। उसके बावजूद भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। अमेरिका चले जाओ, चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, सबकी अपनी देश भाषा है, राष्ट्रभाषा है, किंतु हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। केवल और केवल क्या है? देश भाषा है, राजभाषा है। राजभाषा मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो जितने भी सरकारी दफ्तरों में काम काज होगा वह हिंदी भाषा में होगा। इसके अलावा राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा पर बहुत सारे मतभेद है। तो इसी में पूछा गया पुराने समय में, जब हमारा पुराना टाइम था तब हमारी देश भाषा हुआ करती थी, वह कौन सी थी? पंजाबी, संस्कृत, हिंदी और पाली। बहुत बच्चे क्वेश्चन गड़बड़ करेंगे यहाँ देखकर, उनको लगेगा ये बी उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सोच के उत्तर दीजिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछता है। तो पहले के समय में जो हमारी देश भाषा रही है वह पाली रही है। क्या रही है बेटा? पाली रही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर में, चेन्नई में, बंगलौर में और हैदराबाद में। बताएं इसका आंसर क्या होगा? क्या बोल रहा है कि दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद। फटाफट से बताओ क्या होगा इसका आंसर? जी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद नहीं होगा, चेन्नई होगा इसका सही उत्तर। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताओ, फटाफट से बताओ। चलिए यहाँ पर ना कुछ कॉमन सी चीज़ें आपको बताऊंगी। हमारी जो भाषा है वो भारोपीय परिवार से निकली है। किससे निकली है? भारोपीय परिवार से।
और ये जो भारूपीय परिवार की जो भाषा है हिंदी, वो कहाँ से आई है? तो ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है किसकी? गुरमुखी लिपि की। अरे यार, गुरमुखी बोल रही हूँ मैं, देवनागरी, सॉरी, देवनागरी की। तो हम जिस लिपि में लिखते हैं, लिपि मतलब लिखने का तरीका, ये जो मैंने अभी ये सब लिखा है वो किस लिपि में लिखा है? तो हमने देवनागरी लिपि में लिखा है। हिंदी भाषा की लिपि किस में लिखी गई है? तो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ब्राह्मी से हुई है। किससे हुई है? ब्राह्मी से हुई है। गुरमुखी से पंजाबी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, किसकी हुई है? पंजाबी, ऐसे लिखी जाती है, ये पंजाबी लिखा है मैंने, ठीक है। तो गुरमुखी जो लिपि है वो पंजाबी भाषा से लिखी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती और मराठी। अब बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में सिर्फ हिंदी थोड़ा ना लिखी जाती है, बहुत सारी भाषाएं, उपभाषाएं लिखी जाती हैं। बताओ कौन सी है इनमें से? सिंधी, उड़िया, गुजराती और मराठी, बताएं। बिल्कुल बेटा जी। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में मराठी जो भाषा है वो भी लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा, जो ये मराठी है, अगर मैं बात करूँ तेलुगु, कन्नड़, इन सब की बात करूँ ना, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ परिवार से आई हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि उच्चारण में वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? जस्ट वर्णमाला की क्लासेस जो अभी पीछे कुछ दिन पहले गई हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया है, तो सही से इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे। उच्चारण में वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 4, 2, 5 या इनमें से कोई नहीं? बताइए, ए, बी, सी और डी, फटाफट से इसका आंसर बताओ। उच्चारण में वायु प्रेक्षण की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं? वायु प्रेक्षण मतलब क्या? जिसमें वायु का प्रवाह हो रहा हो। तो वायु का प्रवाह पर हमने किस पे याद करे थे? 2 याद करे थे, अल्प प्राण और महाप्राण, यही याद करे थे ना, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? अब इसका आंसर तो टाइमर के खत्म होने से पहले ही जल्दी जल्दी से सभी लोगों को आ जाना चाहिए, जल्दी से फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? दंत, मूर्धा, तालु, कंठ, ए, बी, सी और डी, फटाफट से बताएं इसका आंसर क्या होगा बेटा। त ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। तो सीधी सी बात है, दंत है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, सबका उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, व का उच्चारण स्थान क्या है? अब इसका उत्तर तो नहीं पता होगा, काहे कि ये मैडम लिखवा ही नहीं है। चलिए बताइए, कोशिश करो, व का उच्चारण कहाँ से होता है? व, जब हम व बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं? दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ होता है, मूर्धा मतलब जीभ, तालु और कंठ। बताएं, कोशिश करो, नहीं तो मैं हूं ही बताने के लिए। बताएंगे, व का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ, मूर्धा, तालु और कंठ, ए, बी, सी और डी, फटाफट से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी। चलिए, तो देखो, व, जब हम व बोलते हैं तो हमारी जीभ दांतों को भी टच करती है और होठों को भी टच करती है, व करती है ना, तो इस वजह से यह दंतोष्ठ कहलाते हैं। दांत और होठ की दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, फटाफट से बताओ, बहुत इजी है। यहाँ पर ना मैं कुछ ट्रिक भी लिखवाऊंगी आपको जो हमेशा याद रहेगी, ठीक है। पहले आप बताएं, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। बताओ, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महोधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेधन इंद्र और इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताएं क्या हो जाएगा इसका उत्तर। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा?
ए बी सी और डी, बताएं। चलिए तब से मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिक है ना वो स्वर संधि की है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं बेटा। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। एक होती है हमारी दीर्घ संधि, एक होती है हमारी गुण संधि, एक होती है हमारी वृद्धि संधि, एक होती है हमारी यण संधि और एक होती है हमारी अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब ट्रिक में कैसे याद करना है हमको, कोई भी शब्द हो, ठीक है, कोई भी शब्द हो, उसके बीच वाले अक्षर पर मात्राओं का बस ध्यान रखना है आपको। अब ध्यान से देखना, अगर बीच वाले अक्षर पर बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा मिल रही है तो वहां दीर्घ संधि है, ठीक है। अगर बीच वाले अक्षर पर एक ए की मात्रा या एक ओ की मात्रा मिले वहां गुण संधि होता है। अब यहाँ पहचान ही सकते हो कि इस पर एक मात्रा मिल रही है तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। अब गुण संधि का भी मैं जस्ट नियम लिखवा दूंगी आपको, पहले ये देख लो। तीसरा, अगर आपको 2 मात्राएं कहीं बीच वाले अक्षर पर मिलती हैं, ए की या ओ की, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वह वृद्धि संधि होता है, ठीक है। चौथा, अगर किसी शब्द में य से पहले आधा अक्षर मिले या व से पहले आधा अक्षर मिले तो वह यण संधि होती है। और पांचवा, अगर आपको 3 अक्षरों वाला शब्द मिल जाए, सिंपल सा, उस पर कोई खास मात्रा वात्रा ना हो, 3 अक्षरों वाला शब्द मिल जाए तो वह अयादि संधि होता है। जैसे भवन, ठीक है, हम बोलते हैं ना भवन, पवन, पावन, शयन, अयन, ऐसे करके बोलते हैं हम, तो ये सभी क्या होते हैं, अयादि संधि से बने होते हैं। अब यहाँ पर देखो महेंद्र दिया गया है तो हमने ये पहचान लिया कि गुण संधि से बना है। किससे? गुण संधि से। तो गुण संधि का नियम क्या होता है, जरा देखो। गुण संधि कहती है कि अगर अ का परिवार, अ आ मतलब इधर वाली पार्टी में, इधर वाली 2 पार्टियां होती हैं जो मेल होती हैं, इधर वाली पार्टी में अगर यहाँ पर अ या आ हो और इधर वाली पार्टी में, ये दूसरी वाली पार्टी, इसमें अगर ई या बड़ी ई हो तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक ही मात्रा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ही मात्रा बनाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर संधि विच्छेद करना सिखा रही हूँ मैं आपको। महेंद्र लिखा है, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से शब्द को तोड़ देना है 2 भागों में, ठीक है। तोड़ने के लिए क्या करना है, ए की मात्रा को निकाल दो, यही लगा है ना, ए ही तो बना है, तो ए की मात्रा को निकाल दो तो क्या बचेगा, मह आधा, क्योंकि ए तो निकाल दिया, और इधर क्या बचा, नद्र, यही बचा, ठीक है, बन गया। अब देखो ए किससे बना है, या तो ह पर मैं अ की मात्रा दूं तो मह बनेगा, तो मह का कोई अर्थ नहीं होता, तो अ नहीं दूंगी, आ दे देती हूँ, महा, ठीक है, तो ये महा बन गया। अब मैं यहाँ पर इंद्र दूं, इंद्र, इंद्र कोई शब्द होता है, इंद्र, इंद्र कभी पढ़ा है आपने? नहीं ना, तो ये हटा देते हैं, तो क्या दे दूं मैं, ई दे दूं, तो क्या बन जाएगा, इंद्र। तो महाधन इंद्र से बना है महेंद्र। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर कोशिश करी आपको चीज़ों को तोड़ तोड़ कर समझाने की। जब मैं संधि प्रॉपर चैप्टर कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जब इसका डिटेल क्लास करोगे तो मैं कह रही हूँ संधि से जितने बच्चे डरते हैं ना, उनकी सारी जो डर है वो मैं निकाल दूंगी। बहुत इजी होती है संधि। निम्न में से दंत ध्वनियाँ कौन सी हैं, पहचानिए। प, फ, क, ख, त, थ, च, छ। ये तो बोलकर आंसर दे दोगे और इसका आंसर फटाफट से आ भी जाना चाहिए, बहुत इजी है। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। प, फ, क, ख, त, थ, च, छ। तो प, फ तो होठों की सहायता से तो ओष्ठ हो जाता है, क, ख कंठ हो जाता है, च, छ तालु हो जाता है, त, थ जो है वो दांतों की सहायता से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, मतलब गले की सहायता से। तो फटाफट से यार ये क्वेश्चंस तो आप लोगों को एकदम दौड़ कर उत्तर देना चाहिए, बहुत अच्छे से डिटेल चैप्टर में मैंने ये करवा दिया है। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ग, घ, द, ध, ब, भ और ढ, ढ, तो ग, घ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे कि क वर्ग किसके योग से बना है, क वर्ण किसके योग से बना है। मैंने आपको वर्ण विन्यास बताया था, जैसे संधि विच्छेद होता है ना, ऐसे अक्षरों को भी तोड़ा जाता है,
ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले छोटी चीज क्या होती है, फिर उससे बड़ी क्या होती है, फिर उससे बड़ी क्या होती है। पहले आप इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। फटाफट से बताओ, क वर्ण किसके योग से बना है? जी, तो देखिए क क में अब कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रही है ना, तो इट मीन्स इसमें अ छुपा है। ठीक है, क धन अ, क धन अ। चलिए अब देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखती हूं तो ये क्या है? इसे हम बोलेंगे ध्वनि या वर्ण। इसे क्या बोलेंगे? ध्वनि या वर्ण। ठीक है, अब जब मैंने इसमें अ की मात्रा लगा दी या आ की मात्रा लगा दी, का लिख दिया मैंने या क लिख दिया, तो यह क्या बन जाएगा? अक्षर। ये क्या बन जाएगा बेटा? अक्षर। और इसी काम में जैसे मैंने लिख दिया म, काम। अब मुझे काम से कुछ अर्थ मिल रहा है, तो काम क्या है? शब्द है। ठीक है, अब मैंने शब्दों को जोड़ा, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, तो यह क्या बन गया? वाक्य बन गया। ठीक है, जब ध्वनियों को जोड़ा जाता है तो अक्षर बनता है, अक्षरों को जोड़ा जाता है तो शब्द बनता है, और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनता है, और वाक्य को जोड़कर भाषा बनती है। बात समझ में आ रही है? तो चीजों को समझना, सबसे छोटी चीज ध्वनि होती है, फिर उससे बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य होता है। तो यहाँ पर क किससे बना है? क धन अ से बना है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, जल्दी से बताओ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है ये बता दो, आप जल्दी से बताएंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, 20, 28 और 30। ए, बी, सी और डी बताएं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमने पढ़ी थी, 25 होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे, श कौन सा व्यंजन है? बताएं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये सब क्वेश्चन तो आपको एकदम टिप्स पर याद होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर हमने डिटेल में पढ़ा है। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। श कौन सा व्यंजन है? गुड, वेरी गुड। जी बिल्कुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? श कौन सा व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि त्र वर्ण किसके योग से बना है? बताओ, त्र वर्ण किसके योग से बना है? ज धन इया धन अ, त धन र धन अ, श्र धन श धन र धन अ, क धन श धन धन अ। अब इसका उत्तर भी बहुत इजी है, ये संयुक्त व्यंजन है, और हमने पढ़ा है कि त्र, त और उसमें लगा है पदेन वाला र, तो त धन र धन अ से बना है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? बताओ। टाइमर के देखो बेटा, मैं यहाँ पर आपको ये टाइमर इसीलिए लगा के दे रही हूँ ताकि आप समय के साथ उत्तर लगाना शुरू करें। हालांकि आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा मैम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, पर ऐसे ही तो हमें सीखना है। जब तक हम धीरे धीरे भागेंगे तो हमें धीरे की आदत होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे ना जल्दी जल्दी, एक दिन गिरेंगे, दूसरे दिन गिरेंगे, तीसरे दिन गिरेंगे, चौथे दिन गिरेंगे, पर रोज थोड़े ना गिरेंगे। एक दिन उठकर दौड़ेंगे भी तो तेज, है ना? तो हमें दौड़ना है। वैसे भी तुम तो यार फिजिकल की तैयारी करते होगे, दौड़ वौड़ तो तुम लोग जानते होंगे, ये स्ट्रैटेजी देखी ही होगी, है ना? तो भाई बस लगाओ, बताओ कैसे होगा फटाफट से। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? वर्ण की अशुद्धि करी है। ये देखो, अनुकूल में करी है। अनुकूल गलत लिखा है। अनुकूल कैसे लिखा जाता है? ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? और वैसे देखा जाए तो अनाधिकार भी नहीं होता, अनधिकार होता है। अनधिकार, अनधिकार क्यों? अन धन अधिकार से बना है अनधिकार। तो इसमें दो गलत दिए हैं, ए और डी दोनों ही गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, बताइए।
फटाफट से बताओ। अब देखो इसमें कितनी गलतियां करने वाले हो तुम। किसमें नहीं है मतलब गलत वो नहीं है, शुद्ध है। इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर शुद्ध लिखा है अधीन। आधीन नहीं होता कि तुम मेरे अधीन हो, गलत है। तुम मेरे अधीन हो, मेरे अधीन हो, अधीन नहीं होता। यहाँ उज्जवल गलत लिखा है। उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, दोनों ज आधे होते हैं, ठीक है। और आगामी नहीं अगामी होता है। तो और अध्ययनी नहीं, एक वैसे सही लिखा था मैंने, इसे गलत किया है, तो आंसर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय मतलब लिंग के आधार पर जो प्रत्यय लगाया है वह गलत लगाया है, बताओ। अनाथ, गायिका, गोपी और नारी, ए बी सी और डी, बताएं। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? अनाथ, गायिका, गोपी, नारी, ए बी सी। और ये इजी है यार, ये तो देखते ही पहचान में आ रहा होगा आपको। लिंग संबंधी गलत शब्द लिखा है, तो यहाँ पर देखो अनाथ ठीक लिखा है, गायिका ठीक लिखा है, गोपी ठीक लिखा है, पर नारी गलत लिखा है यार। नारी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं, बताओ। इनमें से किस शब्द में समास संबंधी अशुद्धियां हैं? आत्मपुरुष, एक तारा, इकलौता और निर्दोष। जल्दी से बताओ। देखो दो ऑप्शन साथ साथ में लिखे हुए हैं, तो उसके आधार पर आप निकाल सकते हो। ये देखो इकलौता ठीक है, लेकिन एक तारा कब से होने लगा, एक तारा होता है, एक तारा थोड़े ना होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। एक तारा, एक तारा कोई होता है, तारे तो बहुत सारे हैं, तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक तारा की हो रही है, जो कि गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएं कि इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं। थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं आज क्या। देखिए हम जब चैप्टर्स, इसीलिए कहती हूँ ना, जब हम चैप्टर नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को तो हमको लगता है यार हिंदी तो बहुत आसान है, हम कर ही लेंगे। लेकिन असलियत में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तब हमें समझ में आता है यार अच्छा ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं हैं? ये अशुद्धियां हैं बेटा, अशुद्धियां नहीं हैं। किसमें मतलब जो है सही लिखा गया है इसमें। अब देखो श्रीमान, बुद्धिमान, अब ये तो गलत, ये क्या है हमारा, हमें क्या पहचानना है, ध्यान से देखो। इसमें लिखा है कि किसमें हलंत संबंधी अशुद्धियां नहीं है, मतलब शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ है इसमें, तो श्रीमान लिखा है ना। बाकी सब में तो क्या लगते हैं, बाकी सब आधे से ज़्यादा गलत लिखे हुए हैं। सत, अब चित्त लिखा है, सतचित में सत में आ जाता है हलंत, तो वो गलत लिखा हुआ है। बाकी सभी क्या हैं, गलत हैं। श्रीमान शुद्ध लिखा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? आंगन, चांद, दांत और पहुंच, बताओ। ये आंगन है बेटा, चलो ठीक है अंगना ही कर लो, कोई नहीं। अंगना, चांद, दांत और पहुंच, यहां पर अब सोच के उत्तर देना। चंद्रबिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं, चंद्रबिंदु की अशुद्धि की गई है किस में, ये तो पहचान ही लोगे, इजी है, सब में लगे हैं और सही भी हैं, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। देखो बेटा शिरोरेखा से जितनी भी मात्राएं नीचे वाली होती हैं वहां पर बिंदी नहीं चंद्रबिंदी आती है, तो पहुंच ऐसे लिखना था ना कि ऐसे, तो यह क्या होगा,
गलत होगा, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पर, डी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि इनमें से अल्प विराम कौन सा है। विराम चिन्ह आते हैं बेटा, विराम चिन्ह जो होते हैं वो हमारे होते हैं 20, कुल कितने हैं, 20 होते हैं, और इन्हीं से पूछे भी जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए योजक चिन्ह, तो ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, ये जैसे हम कोई चीज लिखते लिखते भूल जाते हैं तो हम ऐसे करके ऊपर लिखते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं त्रुटिपूर्ण चिन्ह। क्या बोलते हैं, त्रुटिपूर्ण चिन्ह, या हंस पद चिन्ह, या काग पद चिन्ह, काक पद चिन्ह। ठीक है, इसे लाघव चिन्ह कहा जाता है, इसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है, इसे विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है, इसे पूर्ण विराम कहा जाता है, इसे अल्प विराम कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे अर्ध विराम कहते हैं और इसे अल्प विराम कहते हैं। बहुत सारे होते हैं, मैं विराम चिन्ह आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अल्प विराम कौन सा है, तो यहाँ तो धीरे धीरे में क्या लगा है, योजक चिन्ह, ये होगा ही नहीं, इसमें कोई चिन्ह ही नहीं लगा, तो बचा क्या, ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताओ कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 10, 5, 7 और 8। जल्दी से बताओ, ये तो इजी क्वेश्चन है, पेपर में किया है, मतलब पेपर इन द सेंस बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये तो पता ही होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 10, 5, 7 और 8। चलिए, तो संज्ञा के कितने भेद हो जाते हैं बेटा, 5 भेद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। कैसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी महत्वपूर्ण जगह, मतलब किसी फेमस जगह, फेमस मनुष्य, किसी भी एक इंसान का नाम, किसी भी वस्तु का नाम आ जाए, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैं बोलूं आगरा, व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है। ठीक है, मैं जैसे बोलूं यहाँ पर आपको हिमालय, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम, सीता, रोहन, मोहन व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। लेकिन जैसे ही मैंने बोला लड़का, तो जाति है, लड़की जाति है, नदी जाति है, पहाड़ जाति है, पेड़ जाति है, फल जाति है। मतलब जब पूरी कम्युनिटी की बात कर लेते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती है जिसमें हमें भाव का पता चले। जिस शब्द के अंत में ता प्रत्यय लगा हो, त्व प्रत्यय लगा हो, पन प्रत्यय लगा हो, य प्रत्यय लगा हो, ठीक है, या त प्रत्यय लगा हो, ऐसे कहीं पर भी, या अव प्रत्यय लगा हो, वह सभी आप आंख बंद करके उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखाना, सभी भाववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, समूह, जिसमें जैसे हम बोले सेना, ठीक है, पूरी समूह की बात कर रहा है, बाजार की बात कर रहे हैं, तो जहां कहीं पर भी ग्रुप की बात होती है वहां समूहवाचक। द्रव्यवाचक का मतलब होता है जहां पर भी माप तौल की चीजें होती हैं। किसकी, माप तौल की चीजें होती हैं, वह हमारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ जाती हैं। क्लियर है, जैसे ठोस पदार्थ, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, कपड़ा, हम कहें दूध, दही, घी, ये सभी द्रव्यवाचक के अंतर्गत चले जाते हैं। ठीक, तो 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से कौन सी संज्ञा का भेद है। अब यह तो अभी जस्ट पढ़ाया है, तो इसका आंसर तो जल्दी से बता ही लेंगे। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या इनमें से सभी। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से बताएंगे कि इनमें से कौन सी संज्ञा के भेद हैं, ए, बी, सी और डी। बताएं। तो यह सारे ही हो जाएंगे, गुड।
बिल्कुल, इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सोच के उत्तर देना। लंबाई, श्याम, घर, सभा। जस्ट अभी मैंने ये सब चीजें बताई हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। लंबाई, श्याम, घर और सभा। ए, बी, सी और डी बताएं। फटाफट से इसका आंसर दो। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। लंबाई, श्याम, घर और सभा। तो देख लो, साफ साफ पता चल रहा है। लंबाई, लंबाई हम देखते हैं तो महसूस ही करेंगे ना, अच्छा यार ये लंबा है ना। खली को भी देख ले तो हम कहेंगे ना, अरे भाई कितना लंबा है ये तो, है ना। तो श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है। घर क्या है, घर कई प्रकार के होते हैं तो जाति हो जाएगा। सभा समूह की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोशिश कीजिए, फिलहाल फिर मैं बता दूंगी। बुढ़ापा, कठोरता, सजावट और अपनापन। फटाफट से बताओ। बुढ़ापा, कठोरता, सजावट और अपनापन। बताएं। ए, बी, सी और डी। चलिए इसका आंसर देखा जाए। देखो क्या लिखा है इसने, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई हो। तो यहां पर देखो जाति कौन सा बता रही है, इनके पहले प्रत्यय हटाकर शब्द निकालो। इससे क्या निकल रहा है, अपना। इससे क्या लिख रहा है, सजाना, यही है ना, सजाना। इससे निकल रहा है कठोर, और इससे निकल रहा है बुढ़ापा, मतलब बूढ़ा, यही निकल रहा है। अब यहां देखो अपना, अपना हम ना व्यक्ति है ना जाति है। अपना की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ना, तुमसे मिलकर अपनापन लगा, या तुम मेरे अपने हो। तो ये क्या है, भाव है। ये ऑलरेडी भाववाचक संज्ञा है, तो किसी से बनाया नहीं गया है, तो ये होगा नहीं। अब सजाना, मैं अपना, जैसे दीपावली है, आज के दिन आप सब अपना घर सजा रहे होंगे, तो सजाना है ना, सजाना। सजाना क्या है, क्रिया है। तो यह तो क्रिया से बनाया गया भाववाचक संज्ञा है, ये तो नहीं हो सकता। कठोर, अब मैं कहूँ तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, तो ये ऑटोमेटिक कठोर शब्द क्या हो जाएगा, आपका भाव है। तो ये तो ऑलरेडी भाव है, तो इसको बनाया ही नहीं गया, तो बचा क्या, बूढ़ा। अब बूढ़ा क्या है, एक जाति है। हम बोलते हैं ना युवा अवस्था, बूढ़ा अवस्था, बुढ़ापा ये एक अवस्था है। तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जाति से हमने क्या बना दी, भाव बना दिया, बुढ़ापा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगर यहाँ लिखा होता ना क्रिया से बनाई गई भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तब हम यहाँ सजावट को कर देते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूह को बता रहा हो, चलो फटाफट से बताओ। ये तो अब बता ही लोगे। सोना, सभा, मिठास या इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ए, बी, सी और डी बताएं फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा। सोना, सभा, मिठास या इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सोना क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगी, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। सभा की यदि हम बात करें तो सभा क्या है, समूह है। और मिठास हमारा भाव है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से लिंग के भेद कौन सा है, मतलब लिंग। चलिए लिंग के भेद कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या इनमें से सभी। तो आंसर साफ ही साफ पता चल रहा है यार, सारे ही हैं, है ना। देखो पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, नपुंसक लिंग मतलब दोनों जाति का बोध हो। जैसे हम बोलते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। हम जैसे बोल देते हैं कि वकील, तो वकील कोई भी हो सकता है ना।
तो यह क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों ही नपुंसक लिंग के अंतर्गत चले जाएंगे। नेक्स्ट बताएंगे खटमल शब्द क्या है। अब देखो, जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आए ना, सबसे आसान तरीका है कि उसका वाक्य बना लो। वाक्य से क्वेश्चन बिल्कुल सही बैठते हैं। कोशिश करो, फिर मैं बताती हूँ। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। उभय मतलब दोनों लिंग। बताओ। अब बोलते हैं ना, यार खटमल काट रहा है, हम ये थोड़ा खटमल काट रही है ना, खटमल काट रहे हैं या काट रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मतलब पुरुष जाति का है। गिलास, अदालत, ए और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। चलिए अब वाक्य बनाऊं। मेरे हाथ से गिलास छूट गया। गिलास छूट गया, हम ऐसे थोड़ा ना बोलते गिलास छूट गई, गिलास छूट गया। तो गिलास क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, आज अदालत की बैठक होगी। अदालत की बैठक होगी, तो अदालत क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कि पेंसिल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताओ कि पेंसिल शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। चलिए, हम बोलते हैं ना मेरी पेंसिल टूट गई, है ना, या मेरी पेंसिल छोटी हो गई है। लिखते लिखते मेरी पेंसिल छोटी हो गई है, हम बोलते हैं पेंसिल छोटा हो गया है, ऐसे थोड़े ना बोलेंगे, पेंसिल छोटी हो गई है। तो पेंसिल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, बताएंगे कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग बताओ। खाट, घड़ा, ए और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फटाफट से बताइए। चलिए अब शब्द बनाते हैं इससे। खाट, इतनी जोर जोर से खाट नहीं, इतनी जोर जोर से मत कूदो वरना खाट टूट जाएगी, यही बोलते हैं ना हम। देखो, वाक्य बना लिया करो, जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है। इतनी जोर जोर से मत कूदो वरना खाट टूट जाएगी। चलो, घड़ा है ना, संभाल के घड़ा रख दो वरना हाथ से छूट जाएगा, है ना। तो इसका मतलब खाट क्या हो जाएगी, हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपना रिजल्ट बताइएगा। आज 40 में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने ईमानदारी से। देखो यार, अभी हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लासेस हो रही हैं, तो इसमें क्या है, ज़रूरी थोड़ा ना हमारे 40 में से 40 आने चाहिए, 30 आने चाहिए। अगर सीखना है, आज गलत हो रहा है, यहाँ गलती चलेगी, पर एग्जाम में हमारी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ गलती आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, पर एक दिन तो सुधर जाएगी। क्वेश्चंस करते करते तो हम सही हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैम सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे, टॉपिक भी मैं कराऊंगी आपके लिए ना। छोटे छोटे सेशंस में अलग से बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगी। तो वहाँ से टॉपिक करना, यहाँ से क्वेश्चंस करना, दोनों तरीके से तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों के लिए कुछ ऑफर्स हैं दिवाली के आज के दिन। अगर आप लोग ये बैचेस लेना चाहते हैं तो आज के दिन ये बैचेस बहुत 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 सस्ते में मिल रहे हैं बेटा। फिर ये इतने नहीं मिलेंगे, तो इसका कोड लगा लीजिएगा Y387 Y387, यह कोड लगाएं आप। क्या कोड लगाना है, Y387 Y387। ठीक है, कोड लगा लेंगे तो आपको ये बैचेस सस्ते में मिल जाएंगे, मतलब 1300 1400 ऐसे में बैचेस मिल जाएंगे। और सबसे अच्छा है बेटा, आज के दिन आप महापैक ले लो। महापैक में ना सबसे ज़्यादा छूट मिलती है। क्या छूट मिलती है इसमें? आपको बैचेस में छूट ये मिल जाती है कि भाई
सस्ता है, मतलब आपको 2500 कुछ रुपए का पड़ेगा आज के दिन अगर आप लेंगे। कोड लगा लेंगे आप Y387, क्या कोड लगाना है, Y387 कोड लगा लेना, तो आपको महापैक, और महापैक में आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको बाहर से कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बैचेस आप ले सकते हैं, इसमें मैं पूरी डिटेल के साथ हिंदी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे जैसे आपका वॉरियर 2.0 है जिसमें CISF कांस्टेबल फायरमैन की बैच है। ठीक, तो जिसको भी BSF की तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर करना यार, क्लास अच्छी लगती है यार, तुम्हारा साथ नहीं होगा तो मुझे कैसा लगेगा, है ना। दीपावली है, फिर दीपावली की छुट्टी के बाद एकदम बैक करते हैं और अच्छे से कम बैक होता है ना, और अच्छे से हिंदी तैयार करके यार 25 के 25 नंबर लाने हैं, कैसे भी लाने हैं मैडम, लाने हैं। ठीक है, तो वो 25 के 25 नंबर अपने हक में रखते हैं और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगी बेटा कि आज दीपावली है, तो मुझे पता है आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर क्लास करी होगी या बाद में टाइम निकाल कर ये क्लास देख रहे होंगे, कोई बात नहीं। यही जुनून आपका पढ़ने का, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखा वह उन लोगों से एक कदम आगे हुए, क्योंकि कुछ तो सीख के गए। ज्ञान और किताबें कभी भी हमको कुछ गलत नहीं देके जाती हैं, उसका कुछ नुकसान नहीं होता, उसका हमेशा पॉजिटिव होता है। उस समय नहीं, लेकिन आने वाले समय में उसका हमें उत्तर ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर आपको मिलेगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो दीपावली की बहुत 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 सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करेंगी। तो बस बिंदास तरीके से आज दीपावली मनाओ, खुश रहो, मस्त रहो। मैं ये नहीं कहूँगी यार पटाखे मत जलाओ, ये मत करो, वो मत करो, तुम मेरे कहने से कुछ होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने पर्यावरण की सुरक्षा हमारे हाथ में है, तो जितना हो सकता है, जितना आपको सही लगे उतना करना। रोक टोक तो नहीं करेंगे। अपनी खुशियों में कहते हैं ना, जैसे मनानी है आपको मनाइए, बस खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।